सभी को नमस्कार। +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन वैश्वीकरण पर चल रहे थे, जो कि हमारे सिलेबस का आखिरी लेसन है। आज हम अपने आखिरी लेसन का आखिरी भाग बनाने जा रहे हैं। लेसन में अब तक हमने देखा वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण के क्या विशेषताएं हैं, वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावों के बारे में जाना। आज हम इसके सांस्कृतिक प्रभाव और भारत पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब क्या लाभ हुआ भारत को वैश्वीकरण अपनाने का और क्या हानियां हुई हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, वैश्वीकरण। भाग 3, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। देखिए, आर्थिक प्रभाव भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। हर चीज़ के हमेशा ही दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम कॉइन भी देखें तो कॉइन के भी दो ही पहलू हैं, हेड और टेल। सकारात्मक प्रभाव देखिए, सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्धारण। जो देशों के लिए आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बनाई जा रही हैं, जिससे कि सभी देशों का एक जैसा विकास हो सके, आर्थिक प्रभाव बढ़े। देखिए, सभी देशों के उद्योग धंधे अच्छे हो गए हैं तो उनसे उनका आर्थिक प्रभाव बढ़ गया है। तीसरा, खुलेपन के कारण गरीबी कम हुई है। हमारे देश में देखिए अधिक से अधिक विदेशी कंपनियां आ रही हैं, निवेश कर रही है, जिससे कि सभी तरह के रोज़गार बढ़े हैं, चाहे वो परिवहन के साधन हों, चाहे वो उनमें जॉब्स हों, उन सब में बढ़ोतरी हुई है। चौथा प्रभाव, समान व्यापारिक और श्रम नियमों से संतुलित आर्थिक विकास हुआ है। कि देखिए, सभी देशों में व्यापार और जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक जैसे नियम है, जिससे कि देशों का संतुलित आर्थिक विकास हो रहा है। ये तो है इसके पॉजिटिव इफेक्ट की देशों में व्यापार बढ़ रहा है, उनमें लाभ बढ़ रहा है, गरीबी कम हो रही है, रोजगार मिल रहा है। ये इसके आर्थिक सकारात्मक प्रभाव। अब जो नकारात्मक हैं वो क्या? अमीरों की संख्या तो इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन गरीबों की संख्या अधिक बढ़ गई है। देखिए, इन बड़ी बड़ी एमएनसीज में उन्हीं लोगों को काम मिलता है जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जो गरीब लोग हैं उन्हें तो वहाँ कोई काम ही नहीं मिल पाता। तो ठीक है, जो अमीर हैं उनकी संख्या में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो है, देखिए, जो हमारे देश की छोटी छोटी फैक्ट्री हैं वो तो गरीब लोगों को लगा लेती हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी एमएनसी हैं वो पढ़े लिखे हाई फाई बच्चों को ही जॉब्स देना पसंद करती हैं, जो कि मॉडर्न हो, मॉडर्न कपड़े पहने हों। तो दूसरा कारण देखिए, सरकार ने गरीब व वंचित वर्गों के कल्याण व सुरक्षा कार्य कम कर दिए। पहले तक सरकार भी गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए नए नए कार्यक्रम ला रही थी, लेकिन अब सरकार भी इस तरह की योजनाएं कम बना रही है। आर्थिक संस्थाओं ने गरीब देशों के हितों की अनदेखी की है। जो बड़ी बड़ी एमएनसी हैं वो भी वहीं पे उद्योग धंधे सेट करना चाहती हैं जो देश अच्छे से विकास कर रहे हो। गरीब देशों में तो वो भी जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। चौथा कारण देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी से कुटीर उद्योगों को नुकसान और बेरोजगारी बढ़ी है। जो छोटे छोटे उद्योग देश में चल रहे थे वो इन एमएनसीज, मतलब चाइनीज सामान आने से, अमेरिकी सामान आने से लोग उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। अपने भारतीय बाजार में बनी हुई चीज़ें वो कम खरीद रहे हैं, जिससे कि वो उद्योग धंधे लगभग बंद होने की कगार पे पहुंच गए और उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, अब आप ये देख लीजिए, दिवाली पे अपने देश की बनी हुई लड़ियाँ कहाँ बिकती हैं?
सभी लोग चाइनीज़ लड़ियाँ खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती हैं, सुंदर हैं। तो इससे जो है अपने देश के उद्योगों को नुकसान हो रहा है। तो जहाँ उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है वहाँ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। चलिए आगे चलते हैं इससे। इसके परिणाम क्या होंगे? देखिए, हमने आर्थिक के लाभ हानियाँ दोनों देख ली, अब इसके परिणाम क्या आएंगे। सबसे पहला देखिए, व्यापारिक प्रतिबंधों की कमी हो गई है। जो देश हैं आयात करने वाली वस्तुओं पर पहले वो प्रतिबंध लगाते थे कि कम से कम आयात हो, अब उन्होंने उस पर रोक लगानी बंद कर दी है। इससे हमारे देश का अधिक से अधिक धन बाहर जा रहा है। देखिए, अगर हम सारा कुछ ही बाहर से खरीदते रहेंगे तो हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा। सबसे पहला जो परिणाम है वो यही है। दूसरा देखिए, वीज़ा नीति। सरकार जो वीज़ा नीति है उसे आसान बना दिया। कोई भी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में आकर उद्योग धंधा कर लेता है, यहाँ जॉब्स कर सकता है। तो इससे हमारे देश की नौकरियों को, व्यापार को प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा कवच। इन नीतियों के कारण कमज़ोर तबकों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उनकी ओर कोई ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता था। जो उनका सुरक्षा कवच है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये सारे इसके परिणाम होंगे। अब हम देख लेते हैं वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या होंगे। देखिए, सामाजिक प्रभाव भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। पहला प्रभाव क्या, देखिए, विदेशी संस्कृतियों के मेल से पसंदों का क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है जी, कि हम उनके जैसे कपड़े, उनके जैसे खान पान पसंद करेंगे अगर हम उनके संपर्क में आते हैं। उनकी जैसी वेशभूषा डालना चाहेंगे, उनके जैसा खाना खाना चाहेंगे। आप देखिए आज हमारे देश का युवा क्या खा रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ इतना जा रहा है। तो जैसे जैसे हम दूसरी कंट्रीज से अपना मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, हमारे भोजन पर, हमारी वेशभूषा पर, हमारी संस्कृति पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके नकारात्मक प्रभाव देखिए, धनी देशों की संस्कृति गरीब देशों के समाजों को प्रभावित कर रही है। लोगों के पास चाहे पैसे नहीं भी हैं फिर भी वो वैसा कपड़ा खरीदना पसंद कर रहे हैं, वैसी ज्वेलरी डालना पसंद कर रहे हैं लोग। संस्कृति की जो अपनी मौलिकता है वो समाप्त होती जा रही है। हम दूसरे देशों के प्रचलन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने देश की जो संस्कृति है उसे धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तीसरा देखिए, विकासशील देशों की संस्कृतियों का पश्चिमीकरण होता जा रहा है। मतलब हम उन्हीं के रंग में रंग रहे हैं। युवा पीढ़ी में तनाव है क्योंकि हम उनके ऊंचे लाइफस्टाइल को देखकर, अपना लाइफस्टाइल देखकर दुखी होते हैं। तो ये उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं सामाजिक जीवन पर। चलिए अब हम इसके कुछ सांस्कृतिक प्रभाव भी देख लेते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, देखिए, देखिए सबसे पहला जो प्रभाव है वो क्या है इसका, कि हम पश्चिमी समाज और संस्कृति की कुछ बातों को अपना रहे हैं। जैसे कि महिलाओं को स्वतंत्रता। आज महिलाओं की स्वतंत्रता हेतु अनेक आंदोलन चलाए जा रहे हैं ताकि उन्हें स्वतंत्रता मिले। हम जो हमारी पुरानी मान्यताएं थी, जैसे कि जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ये काम इस दिन नहीं करना चाहिए, वो उस दिन नहीं करना चाहिए, तो लोग अब उस चीज़ों का विरोध करने लग गए हैं। तो ये उसके पॉजिटिव इफेक्ट है। शिक्षा की और अधिक से अधिक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हुई है। आज देखिए सरकार भी प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों में आए, पढ़ें। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ना पढ़े। शहरीकरण, जन जागरूकता, संसाधनों की पहुंच में वृद्धि हुई है।
लोग गाँवों को छोड़ छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, उनमें जागरूकता बढ़ रही है, सभी तरह के संसाधनों तक उनकी पहुंच में वृद्धि हुई। आज आप हर घर में देखिए, आपको एलसीडी, फ्रिज, एसी सभी घरों में लगभग मिल जाएगा। उनका जो खान पान, रहन सहन, पहनावा सब में विविधता आई है, क्योंकि हमारे सामने वैश्वीकरण के कारण विकल्प बढ़ चुके हैं। देखिए, जो चीज़ें कभी विदेशों में मिलती थी आज वो हमारे देश में ही मिल रही हैं, तो हम क्यों नहीं उन्हें डालेंगे, क्यों नहीं अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमारे रहन सहन, खान पान सब में विविधता आती जा रही है। भारतीय समाज में आधुनिकतम तकनीकों का आगमन हुआ, जैसे लैपटॉप, एसी आज आम बात हो गई है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जो मध्यम वर्ग है, जो ना तो बिल्कुल गरीब है ना बिल्कुल अमीर है, बीच का वर्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वो सब मध्यम वर्ग में आ जाएंगे, तो उसकी संख्या में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के लाभ देखते हैं। अब हमें भारत को क्या लाभ है। देखिए, सबसे पहला, देश की अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन औसत विकास दर को बढ़ावा देने में मदद मिली है। संसाधनों के आवंटन क्षमता में सुधार हुई है, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, पूंजी उत्पादन अनुपात में कमी आई है। जो संसाधन हैं उनका अब हम सही से प्रयोग कर रहे हैं। श्रम की जो हमारे श्रमिक हैं उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को अपना ली है, जिससे कि उत्पादकता बढ़ रही है। जो हम पूंजी लगाकर उत्पादन करते थे उसके भी अनुपात में सुधार हो रहा है कि अब हमें प्रॉफिट उस पर ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए, ये भूमंडलीकरण से हमारे देश को लाभ हो रहा है। भूमंडलीकरण के कारण अक्षमता दूर हो रही है, क्योंकि हमें नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। तीसरा, वैश्वीकरण विदेशी अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ विदेशी पूंजी भी भारत आ रही है। सिर्फ हम बाहर की टेक्नोलॉजी ही नहीं, बाहर के लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी भारत में आ रहे हैं, जिससे जो चीज़ें हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। यहाँ पे ये आमतौर पर श्रम गहन वस्तुओं, श्रम गहन तकनीकों के साथ सेवाओं में विस्तार, उत्पादन, व्यापार पैटर्न का पुनर्गठन करते हैं, जो लोग बाहर से पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं। अगला है, देखिए, हम विदेशी सामान से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो इसलिए भारतीय चीज़ों में भी गुणवत्ता में सुधार आ गया, क्योंकि नहीं तो उनकी चीज़ें ही कोई नहीं लेगा। मान लीजिए, एक आपको विदेशी पेन 20 रुपये का मिल रहा है, एक भारतीय पेन 25 रुपये का मिल रहा है, तो आप तो 20 वाला ही खरीदना चाहेंगे क्योंकि विदेशी है। तो हम भारतीयों को अपनी चीज़ की गुणवत्ता में इतना सुधार लाना पड़ेगा कि वही चीज़ हम 17 या 18 तक प्रोड्यूस कर सकें और अपने देश के सामान को बेच सकें। देखिए, तो इससे आयात के मार्ग खुल गए हैं, निर्यात के मार्ग खुल गए हैं, व्यापार जो है आसान हो गया है, कृषि के लिए फ़ायदा हुआ है, क्योंकि नए नए कृषि यंत्र, बीज, खाद बाहर से आ रहे हैं, जिससे पैदावार बढ़ी है। अनेक तरह की बैंकिंग, बीमा, वित्तीय क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग भारत में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि इन सब में विकास हो रहा है। तो देखिए, इसका भारत को बहुत लाभ हुआ, लेकिन हर चीज़ जिसका कुछ हमें लाभ है उसकी हानियाँ भी होती हैं। तो आइए देखते हैं वैश्वीकरण की हानियाँ। देखिए, सबसे पहली हानि क्या है इसकी, जो हम लोग हैं वो अमीर देशों के गुलाम बनकर रहते जा रहे हैं। दूसरा, हमारे आयात में वृद्धि हो रही है, जिससे कि हमें व्यापार घाटा हो रहा है। मतलब हमारे ऊपर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम अधिक से अधिक सामान मंगवाएंगे और बेचेंगे कम, तो हम तो नुकसान में ही जाएंगे ना। तो हमें बाहर की मुद्रा का ऋण अधिक देना पड़ेगा। वैश्वीकरण के कारण जो गांव में छोटे छोटे उद्योग हैं
वो ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए, पहले लोग घरों में मोमबत्ती की और अनेक तरह की छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ से लगा रखी थी, लेकिन अब चाइनीज़ माल इतना सस्ता आ गया, उन गरीब जो कामगार हैं, उद्योग वाले हैं, वो बेचारे अपना काम बंद ही करते जा रहे, क्योंकि उनका सामान बिक नहीं पा रहा, खर्चा निकाल नहीं पा रहे। तो ये नुकसान हो रहे हैं हमें कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आयात बढ़ने के कारण हम पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, हम अमीर देशों के वर्चस्व में काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो कृषि है उसके लिए भी ये खतरा बना हुआ है, वैश्वीकरण। बहुत से किसान नुकसान होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं हमारे देश में, अपने प्रतिदिन टीवी पे देखते होंगे। उसके अलावा और भी अनेक समस्याएं हैं जो कि पीड़ादायी हैं। तो ये कुछ उसकी हानियां हैं जो हमने पढ़ी, और कुछ लाभ हैं जो हमने देखे। तो कुल मिलाकर जो इसका परिणाम है वो ना तो बहुत अधिक सुखद कह सकते, ना ही दुखद कह सकते। अब जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो धनी वर्ग को बढ़ावा दे रहा है, अमीर और गरीब के अंतर को बढ़ावा दे रहा है। और जो दक्षिणपंथी हैं वो ये कहते हैं कि इससे मौलिकता, संस्कृतियों की मौलिकता समाप्त हो जाएगी, घरेलू उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसका, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। विश्व स्तर पर वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए, देखिए ये नहीं है सिर्फ भारत में इसका विरोध है, पूरे विश्व में इसका विरोध हो रहा है। तो इसका विरोध करने के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम नामक एक मंच बनाया गया, और इसकी पहली बैठक 2001 में पोर्ट अल-गोरे में हुई। दूसरा, ब्रिटिश भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक था। स्वतंत्रता के बाद घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई, परंतु आर्थिक वृद्धि की दर कम रही, इसलिए 1991 में आर्थिक सुधार करने के लिए ये वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। भारत वैश्वीकरण से प्रभावित रहा है। भारत के लोग विदेशों में जाकर जरूर अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो देखिए, क्योंकि भारत में मजदूरी सस्ती है, बाहर के देशों में महंगी है, इसलिए बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भारत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। और भारत में देखिए इसका विरोध हो रहा है, जो सामाजिक आंदोलन, वामपंथी विचारक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल रिसर्च के अनुसार विश्व व्यापार में अमेरिका और यूरोप की भागीदारी घट रही है। विकासशील देश अपनी बढ़ती उपभोक्ता मार्गों, खास ज़रूरतों और यातायात के कारण ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने लगे। देखिए, भारत जैसा देश भी अब अधिक से अधिक निर्यात करने लग गए। अमेरिका व यूरोप की कंपनी के लिए एशिया में कारोबार स्थापित करना आसान हो गया, लेकिन लागत और कीमत के अनुपात में स्थानीय उत्पादों से मुकाबला करना कठिन है। जो भारतीय गांव के उद्योग हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये। तो ये इस लेसन में पूरा था। चलिए, हाँ, +2 क्लास का पूरा सिलेबस समाप्त हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।